आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन रेलवे ई वे मैनुअल 2024। इंडियन रेलवे का जो परमानेंट वे मैनुअल है ये 2020 का था इसके पहले, लेकिन 4 सालों के करेक्शन स्लिप्स वगैरह को सबको एक साथ इंक्लूड करते हुए ये इंडियन रेलवे परमानेंट वे का मैनुअल 2024 ये अगस्त में प्रचलन में आया और इसमें जितने भी लेटेस्ट एएनसी 22 तक इंक्लूड है और इसमें डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, जो इसके चैप्टर्स हैं, इसमें टोटल 15 चैप्टर्स रखे गए हैं। चैप्टर 1 में ड्यूटीज ऑफ ईवे ऑफिशियल्स, 2 में ट्रैक स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स की बात हुई है। चैप्टर 3 में इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्डेड रेल्स, 4 में कर्व्स एंड टर्नआउट्स, चैप्टर 5 ट्रैक मॉनिटरिंग एंड टॉलरेंस की बात की गई है। चैप्टर 6 में मेंटेनेंस ऑफ ईवे की बात की गई है। ईवे रिन्यूअल्स की बात चैप्टर 7 में की गई है। 8 में परमानेंट तो रेस्ट या टेम्पररी सेमी परमानेंट जिनके स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके लिए इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, इन सब की बात वर्किंग सिस्टम की गई है। चैप्टर 9 में एलसी की बात की गई है, लेवल क्रॉसिंग गेट जो मैंड है और जो गेटमैन वगैरह है इसकी डिटेल बात की गई है। चैप्टर 10 में पेट्रोलिंग की बात डिटेल की गई है। 11 में एक्सीडेंट के दौरान ईवे स्टाफ की क्या ड्यूटी है, क्या एक्शन है, इसकी बात की गई है। चैप्टर 12 में सीआरएस सैंक्शन की बात की गई है। 13 में ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, 14 में ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी एंड रेफरेंस की बात की गई है और चैप्टर 15 में इमरजेंसी ट्रैक टेक्नोलॉजी आइटम्स की बात की गई है। टोटल जिस्ट जो इसका है, जो एक ईवे स्टाफ को जानना है, 2020 पे ही आधारित है मेनली। इसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस की बात होनी है आज के सेशन में। ब्लास्ट की बात होगी कि बैलास्ट का डेप्थ कितना होना है। फिर गेज की बात होगी, क्रॉस लेवल एंड ट्विस्ट की चर्चा हम लोग करेंगे और डिफरेंट जो कर्व्स हैं उनकी बात करेंगे और पॉइंट एंड क्रॉसिंग की चर्चा भी डिटेल होगी। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस में जो डिफरेंट लाइन है ये IR ईवे मैनुअल पैरा 201 में बताया गया है। इसको टोटल 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, ग्रुप A to E, जहां एक वैसे सेक्शन जहां स्पीड 160 kmph है। ग्रुप B में रखा गया है जहां स्पीड 130 kmph तक है। ग्रुप C में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के सबअर्बन सेक्शन की बात की गई है। ग्रुप D में 110 तक के स्पीड जहां की ट्रैफिक डेंसिटी 20 ग्रॉस मेट्रिक टन तक है और ग्रुप D स्पेशल है जहां 110 ही है लेकिन एनुअल ट्रैफिक डेंसिटी 20 ग्रॉस मेट्रिक टन से कम है। और ग्रुप E में वैसे दूसरे सेक्शंस जहां का स्पीड अप टू 100 है। इस तरीके से लाइंस को क्लासिफाई किया गया है और बैलास्ट की बात की जाएगी। बैलास्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सबसे पहले जब नींव रखी जाती है तो सबसे पहले ग्राउंड रेडी किया जाता है, लगभग 1 मीटर सॉलिड ग्राउंड होना है। उसके ऊपर स्लीपर्स रखे जाते हैं, स्लीपर्स के ऊपर दोनों रेल फिक्स किए जाते हैं और उसमें ब्लास्ट डाला जाता है। ये बैलास्ट जो होगा वो अनआइडेंटिकल होता है और इसीलिए वो शॉक एब्जॉर्ब करने के बेहतर तरीके से उसको ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। इसमें जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट भी कई तरीके के होते हैं। जो स्लीपर्स के बीच में ब्लास्ट होते हैं उसको क्रिप ब्लास्ट कहते हैं। दोनों साइड्स में शोल्डर ब्लास्ट होते हैं और स्लीपर्स के नीचे कुशनिंग ब्लास्ट
रखा गया है। ये ब्लास्ट के फंक्शन की बात अगर करें तो ये नॉइज, शॉक और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करेगा और स्मूथ ऑपरेशन को अलाउ करेगा। यह दूसरा जो पर्पस है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यह व्हील्स के लोड को फॉर्मेशन तक शिफ्ट करता है और रिजिड और फ्लेक्सिबल बेस देता है ट्रैक को। फ्लेक्सिबल बेस के चलते ही स्मूथली गाड़ी आगे बढ़ पाती है और उसको रिजिडली पकड़ के रखता है। ट्रैक को जिस पोजीशन में डाला जाता है, स्ट्रेट या कर्व जहां भी इंटेंशनली जैसे बनाया जाता है, उसको उसी पोजीशन में सजो के रखने का काम ये ब्लास्ट का होता है एक निश्चित लेवल तक। और अगर यह सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा तो ट्रैक फिर अपने मूल रूप से परिवर्तित हो जाएंगे, ट्रैक ठीक मेंटेन नहीं हो पाएगा। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट में जो कहा गया कि मेन लाइन में जहां डबल लाइन है वहां 350 mm, 350 mm और लूप लाइन में 250 mm तक ब्लास्ट की डेंसिटी होनी चाहिए। रिन्यूअल्स भी जहां होगा वहां लगभग आजकल ये 350 mm ही किया जा रहा है ब्लास्ट। नेक्स्ट जो साइडिंग्स वगैरह हैं, प्राइवेट साइडिंग्स जहां होंगे अप टू 50 kmph 300 mm की डेंसिटी होगी ब्लास्ट की, जबकि अगर 50 kmph से ज्यादा स्पीड है तो 350 mm का डेंसिटी ब्लास्ट का होगा। नेक्स्ट बात होगी गेज की। गेज दो लाइन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। हालांकि गेज की शुरुआत इंडियन रेलवे में नैरो गेज से हुई, फिर मीटर गेज आया प्रचलन में, फिर ब्रॉड गेज हुआ। उसके बाद जो मेट्रो ट्रेन वगैरह है उसके लिए स्टैंडर्ड गेज आता है 1435 mm का, और विदेशों में भी स्टैंडर्ड गेज का ही प्रचलन ज्यादा है। लेकिन जो गेज का जो मेजरमेंट किया जाता है वह टॉप से 13 mm नीचे किया जाता है। और ये जो इक्विपमेंट है क्रॉस लेवल गेज का, इससे इसको मेजर किया जाता है। इसके लिए इसको ट्रैक पे पहले फिक्स किया जाता है और फिर यह इसके टाइटनेस या स्लैकनेस को बताता है। जैसे अगर ब्रॉड गेज की बात हम करें तो इसके बीच की दूरी 1676 है। नॉर्मली स्ट्रेट लाइन के लिए +6 to -6 वेरिएशन होता है। और हालांकि जो इंजीनियरिंग में ये जो स्लीपर्स हैं, जहां कंक्रीट स्लीपर डाला गया है, वहां इसके बीच का स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है वो 1673 mm मेंटेन किया जाता है। तो उस हिसाब से जितना उसमें +6 to -6 का वेरिएशन मेन लाइन के लिए चलेगा, तो एक्चुअली इसका जो मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट के लिए ये गेज को बैठाने से इस में जो रीडिंग है, जैसे अब अभी ये 00 पे अगर सेट है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड साइज जो रखा गया है, जैसे अगर 1676 रखा गया है तो ये 1676 mm का है। अगर ये टाइट होगा, जैसा हम लोगों ने कहा कि वेरिएशन ±6 mm होता है, तो अगर ये 1676 से कम का हुआ तो ये रेड के तरफ उतना mm ज्यादा होगा, मतलब वो टाइट है। अगर यह स्टैंडर्ड से बढ़ेगा, स्लैक होगा, तो ये व्हाइट में जाएगा और इसको प्लस से हम लोग इंडिकेट करेंगे। जैसे यहाँ अगर 5 mm टाइट है तो इसको हम लोग -5 रीडिंग कहते हैं। और अगर यह इधर 10 mm हो या 5 mm हो तो उतना ही हम लोग इसको प्लस साइड में लेके और स्लैक गेज को इससे बताते हैं। तो एज इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल 2020 के हिसाब से जो अभी लेटेस्ट ये 2024 में भी यही बात की गई है, पारा 525 में कहा गया है कि स्ट्रेट ट्रैक में +6 to -6 mm का +/- mm का टॉलरेंस अलाउड है। कर्व में जहां 440 मीटर का रेडियस होगा
वहां -6 mm टू +15 mm, मतलब वो स्टैंडर्ड से 6 कम हो सकता है और स्टैंडर्ड से 15 ज्यादा तक हो सकेगा। जबकि यही अगर 450 मीटर से कम का अगर रेडियस वाला कर्व रहेगा तो वहां ये +20, वहां कम नहीं हो सकेगा, लेकिन स्लैक हो सकेगा। 20 mm ज्यादा तक का ये टॉलरेंस वहां अलाउड है। स्पीड की बात अगर की जाए तो अगर 45 kmph तक के स्पीड के, मतलब जहां यार्ड वगैरह का फॉर्मेशन होता है, वहां ये स्लैकनेस का टॉलरेंस या टाइटनेस का टॉलरेंस और बढ़ा दिया गया है। जैसे अगर यार्ड में स्पीड 45 kmph तक है तो गेज रेंज -10 टू +27 हो सकेगा। 30 स्पीड के लिए भी -10 टू 27 ही है। लेकिन 15 kmph अगर एकदम स्पीड कम है तो वहां -12 और +25 तक यहाँ अलाउ किया गया है। इसी तरीके से अगर क्रॉस लेवल की बात की जाए तो क्रॉस लेवल यानी, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में दोनों ट्रैक लगभग सेम हाइट में होते हैं, लेकिन जहां कर्व आएगा, कर्वेचर में, ये जनरली दोनों रेल के हाइट में इंटेंशनली डिफरेंस बनाया जाता है। तो ये क्रॉस लेवल जो होता है वो दो रेल के बीच में जो डिफरेंस होता है हाइट का, इसी को हम लोग क्रॉस लेवल कहते हैं। और इसी तरीके से एक टर्म ट्विस्ट आता है। ये दो लोकेशन के जो क्रॉस लेवल होंगे उनका जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रॉस लेवल ओवर ए गिवन बेस, मतलब जो कहीं भी दो लोकेशन के जो क्रॉस लेवल का डिफरेंस होगा और डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक उसका जो कितने दूरी पे हम लोग ले रहे हैं, जो बेस होगा, इसी को ट्विस्ट कहेंगे। ये पर मीटर के वे बेस को निकाला जाता है। और इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल के पारा 525(2) के हिसाब से स्ट्रेट और कर्व ट्रैक में, स्पेशली जहां ट्रांजिशन कर्व नहीं हो, ये कर्व भी दो तरीके का होगा। जैसे अगर कर्व में ये स्टार्टिंग जहां होगा वहां ट्रांजिशन कर्व होगा, उसके बाद ऊपर जो कर्व होगा वो सर्कुलर कर्व होगा, और फिर इंड जो होगा वो ट्रांजिशन कर्व से होगा। तो ट्रांजिशन कर्व के केस में जो ट्विस्ट होगा वो 2.1 mm/मीटर होगा, और स्ट्रेट या नॉर्मल कर्व के ट्रैक वाले कर्व में ये ट्रांजिशन जो होगा वहां माने अदर देन ट्रांजिशन जो ट्विस्ट होगा वो 3.5 mm/मीटर का अलाउड है। और यहाँ स्पीड के हिसाब से अगर देखें तो 45 के स्पीड में मैक्सिमम ट्विस्ट 18 रहना चाहिए। 30 kmph के स्पीड में मैक्सिमम ट्विस्ट 21 होना है, और 15 kmph में मैक्सिमम ट्विस्ट 25 अलाउड है। वैसे ही कर्व की बात अगर करें, हालांकि जो स्ट्रेट लाइन है वहां मेंटेनेंस भी इजी है, वहां लगभग स्लीपर्स भी इक्वल डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं। अप्रोक्स 1660 जो स्लीपर्स होते हैं 1 किलोमीटर के रेंज में, तो लगभग दो स्लीपर्स के बीच की दूरी 660 mm हो गई, और इस तरीके से लगभग ये फिक्स होता है। लेकिन जहां स्ट्रेट नहीं है, जहां डाइवर्सन है, जहां एक लाइन से दूसरे लाइन का में गाड़ी को घुमाना है, वहां कर्व लगाया जाता है। या फिर ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, इफ रेल लाइन इज बेंडेड, ट्रांस कम्युनिकेशन की सुविधा के लिए अगर कहीं रेल लाइन को घुमावदार तरीके से ले जाया जाता है तो वहां भी कर्व मेंटेन करना जरूरी होता है। मतलब हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट लाइन मिले, लेकिन कर्व वैसी मजबूरी है जिसको अवॉइड अगर नहीं किया सकता है
तो वहां गाड़ी को सेफली चलाने के लिए या तो हम लोग स्पीड कम कर लें, या फिर स्पीड अगर मेंटेन करना है तो वहां कर्वेचर के चलते जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आएंगे उसको बैलेंस करने के लिए हमको जो आउटर कर्व है, मतलब कर्व के अपोजिट वाला जो रेल होगा उसको आउटर रेल कहते हैं। तो आउटर रेल को इंटेंशनली उठाना पड़ता है, उसकी हाइट बढ़ा दी जाती है ताकि कर्व पे सेफली गाड़ी जा सके। तो यहाँ भी जो डिग्री ऑफ कर्व कहेंगे, अगर 1750 मीटर के रेडियस वाला कर्व है तो वहां 1 डिग्री का कर्व इसको कहा जाएगा, और उसके हाफ यानी 875 मीटर का अगर रेडियस वाला कर्व है तो इसको 2 डिग्री का कर्व कहा जाता है। इसमें ट्रैक के पैरामीटर्स जो दूसरे हैं, सुपर एलिवेशन, वर्साइन, ट्रांजिशन कर्व, डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना है ये देखना होता है, कैंट एक्सेस और डिफिशियंसी देखी जाती है, और सेफ स्पीड की बात की जाती है। तो जो सुपर एलिवेशन होता है, मतलब ये जहां भी कर्व होगा वहां सुपर एलिवेशन और वर्साइन ये कैलकुलेटेड रहता है, यानी जहां कर्व होता है वहां हर कुछ मीटर पे बेस स्टेशन बनाए जाते हैं। 2 बेस स्टेशन के मैक्सिमम दूरी 10 मीटर होती है, लेकिन ये जहां पॉइंट्स वगैरह होंगे वहां ये स्टेशन 3 मीटर की दूरी पर ही बनाए जाएंगे। और जब हम लोग सुपर एलिवेशन की बात करेंगे तो हर कर्व में अल्टरनेट जो स्टेशन होंगे वहां सुपर एलिवेशन और उसका जो वर्साइन होगा जिसपे ट्रैक को बनाया गया वो ऑलरेडी डिफाइन रहता है, वहां लिखा रहता है स्टेशन पे। और जब मेंटेनेंस वाले लोग स्टाफ जाते हैं तो उसको उस हिसाब से देख के चेक करके अगर आवश्यकता हुई तो उनको सुपर एलिवेशन के हिसाब से वो देख लेते हैं कि अगर उसमें टाइट गेज हुआ, जब क्रॉस लेवल गेज से मेजरमेंट होता है तो अगर वो कम हुआ तो उसमें आउटर रेल को उठा दिया जाता है, अगर ज्यादा हुआ मतलब स्लैक हुआ तो ऐसे कंडीशन में इनर को उठा दिया जाता है। तो एज पर डिफरेंस उसको मेंटेन किया जाता है, जो भी डिफरेंस नहीं होना है सेफ्टी के लिए, चूंकि वर्साइन और सुपर एलिवेशन पहले से डिफाइन कर दिया था, उससे एज पर सेफ्टी स्पीड सभी पैरामीटर्स को देख के उसको फिक्स किया जाता है और उसको परमानेंट मेंटेन किया जाता है। अच्छा, जो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है वो किसी भी स्पीड के लिए C इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर बाई 127R, जहां C उसका कैंट है, G डायनेमिक गेज है, और R जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्व होगा। और मैक्सिमम जो कैंट होता है कर्व ट्रैक पे वो A, B और C रूट के लिए मैक्सिमम 165 mm होता है किसी भी ब्रॉड गेज में, जबकि D और E रूट है उसका 140 mm मैक्सिमम कैंट होता है। तो नॉर्मली A, B और C के लिए ये मैक्सिमम 165 mm का होता है। कैंट डिफिशियंसी की बात की जाए तो सेक्शनल स्पीड जहां 100 kmph का होगा वहां एक कैंट डिफिशियंसी मैक्सिमम 100 हो सकेगी, और अगर नॉर्मल ब्रॉड गेज है जहां स्पीड 100 तक है तो वहां मैक्सिमम डिफिशियंसी 75 mm हो सकती है। तो ये कैंट डिफिशियंसी मैक्सिमम नॉर्मल लाइन के लिए जो ब्रॉड गेज में हम लोग बात करते हैं जहां 100 तक है वहां स्पीड 75 mm तक हो सकेगा। इसी तरीके से जो कैंट एक्सेस होगा वो 75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी रोलिंग स्टॉक के लिए। और वर्साइन को अगर कैलकुलेट करने की बात की जाए तो ये वर्साइन जिस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है ये R इज इक्वल टू 125 इंटू सी स्क्वायर बाई वी, जहां R रेडियस है मीटर में, C कॉर्ड का लेंथ है मीटर में, और V है वर्साइन। ये एज पर पारा 401 के हिसाब से। डिग्री और कर्वेचर की बात की जाए
तो कर्वेचर का रेडियस अगर r हो तो r इज इक्वल टू 125 सी स्क्वायर बाई v, जहां r रेडियस होगा, c कॉर्ड का लेंथ होगा और v बरसाइन होगा। कर्व के पे जो सिर्फ स्पीड निकाला जाता है कहीं भी कर्वेचर पे, इसका फॉर्मूला यहाँ होता है v इज इक्वल टू 0.27 रूट अंडर r इंटू सी ए प्लस सी डी, जहां सी ए एक्चुअल कैंट का वैल्यू होता है, सी डी परमिसिबल कैंट डिफिशियंसी है और v स्पीड होता है किलोमीटर में, r रेडियस होता है मीटर में। तो यहां से हम लोग कहीं किसी भी कर्व के लिए सेफ स्पीड निकाल पाएंगे कि कितना सेफ स्पीड, कितना मैक्सिमम स्पीड में जाने से कर्व में गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होगी, कोई डिरेलमेंट वगैरह के चांसेस नहीं होंगे। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो नॉर्मल फॉर्मूला है, यहाँ जो फोर्सेस लगते हैं कहीं भी कर्वेचर पे जब गाड़ी जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आएगा F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये नॉर्मल आप देखेंगे कि यहाँ जो v स्क्वायर माने जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर पर ये डिपेंड करता है, इसीलिए जितना वेलोसिटी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और इसीलिए कुछ जहां नहीं करना है वहां कम से कम हम लोग केवल स्पीड कम कर लेंगे तो ये फोर्स को निगोशिएट करने के लिए गाड़ी स्पीड कम होने से सेफली जा सकेंगे। लेकिन स्पीड बड़ा फैक्टर है, डिटेंशन ज्यादा होगा, इसीलिए हम लोग इस स्पीड के साथ जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है वहां हम लोग उसका एक एलिवेशन, सुपर एलिवेशन वहां बात होती है, उसको जो आउट रेल है उसको उठा देते हैं हम लोग थोड़ा सा हाइट में, और तब फोर्सेज को मैनेज किया जाता है। ये जो क्रॉसिंग वगैरह है आप देखेंगे कि क्रॉसिंग में यहाँ एवरेज जो स्लीपर के जो अभी क्रॉसिंग आ रहे हैं उसमें ये चेक रेल आवश्यक होता है। चेक रेल अगर नहीं रहेगा तो गाड़ी का जो फ्लेंज है वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा और यहाँ डिरेलमेंट के चांसेस रहेंगे। IRPWM के दूसरे सेक्शंस की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।